हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। अब तक आप इस फैन फिक्शन के साथ रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, इसे पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस फैन फिक्शन को वॉच करें, लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ पहले। एंड नाउ बैक टू द स्टोरी। ये लास्ट पार्ट है मिस्टेक दैट चेंज आवर लाइफ का। सो लेट्स स्टार्टेड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बाउशर सर ने सबको सच बता दिया है कि किस तरह से विंग की साथ उसके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करके किसी ने उसके ऊपर ब्लैक स्पेल किया था, और किस तरह उसका वजह मतलब उसकी जो नेगेटिविटी थी वो आईयूएन की फीलिंग की वजह से अब कम हो गई है। लेकिन हाँ, अभी उसका गोल्डन कोर अभी भी लॉक्ड है, जिसे अनलॉक्ड सिर्फ डुअल कल्टिवेशन के बाद किया जाएगा। अब आगे ये बात सुनने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ विंग और मांगजी जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो काफ़ी शाय फील कर रहे हैं। तभी एकदम से यानी विंग और उनके पास आती है और बोलती है, आशन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज मैं आयुन को अपने पास रखना चाहती हूँ। कुछ टाइम बाद तो मैं जिन क्लैन चली जाऊँगी, फिर मैं आयुन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी। आज आयुन मेरे पास ही रहेगा। ये बात बोलने के बाद यानी आयुन को अपने साथ ले जाती है। वहीं विंग और वांगजी पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर स्माइल करते हैं और हाथों में हाथ लेके विंग के रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम में आते ही विंग कस के वांगजी को गले लगाते हैं। उसके बाद वांगजी भी विंग को बड़े ही प्यार से हक करेंगे, बोलते हैं, क्या हुआ? विंग थोड़ा सा लग होते हैं और अपनी आंखों में आंसू भरे हुए वांगजी से बोलते हैं, आई एम सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा था, तुम पे गुस्सा कर रहा था, तुम्हें अपने से दूर कर रहा था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। बस मुझे ऐसा लगता था कि शायद तुम्हारे मेरे बीच में अब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। मेरी गोल्डन कोर हमेशा के लिए चली गई है, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। विंग ये मन भारी करते हुए वांगजी से बोलता है, पर वांगजी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तुरंत बोलते हैं, किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारे मेरे लिए मेरे बराबर होने के लिए तुम्हें ये गोल्डन कोर होना ज़रूरी है? विंग, तुम मेरे सोलमेट हो। हाँ, शायद ये बात समझने में तुम्हें और मुझे टाइम लगा, लेकिन ये बात सच है कि तुम और मैं एक सोलमेट है। इतना ही नहीं, हम दोनों पैदा होने से पहले ही एक दूसरे के सोलमेट थे। तुम्हें अब तो ये बात पता चल गई होगी, यानी ने तुम्हें बता दी होगी, क्योंकि मैडम यू ने तो मुझे ये बात बताई है। विंग को भी याद आता है कि हाँ, यानी ने बताई थी। अब अपनी वही प्यारी बनी स्माइल देते हुए नंजा की तरफ देखता हुआ, नंजा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या नाराज़ तो नहीं हो? नहीं विंग, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा या नाराज़ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता था जिस तरीके से तुम मुझे खुद से दूर करते थे। मुझे भी लगता था शायद मुझसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम इस तरीके से परेशान हो रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई तुम्हारे ऊपर मैजिक करेगा, ब्लैक स्पेल कर लगा देगा। आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारा उतने अच्छे से ध्यान नहीं रखा जैसा मुझे रखना चाहिए था। नहीं नंजा, तुम गलत सोच रहे हो, बल्कि तुमने तो मेरा इतना ध्यान रखा। तुम्हारा और ये आयुन का प्यार था जो मैं अब तक सर्वाइव भी कर पाया, वरना ग्रैंड मदर तो बोल रही थी कि मेरा अब तक बचना भी बहुत बड़ी बात है। वो तुम और आयुन थे जिन्होंने मुझे मन से प्यार किया, मेरे साथ रहे। इसी कारण कोई भी मैजिक, कोई भी ब्लैक स्पेल मुझ पर नहीं चला। इनके मुँह से ये सुन के कि मैं अब तक मतलब वो स्पेल मुझे ख़त्म कर, वांगजी को एकदम से थोड़ा गुस्सा भी आता है और एकदम से उसके मन में बहुत ज़्यादा पेन होता है विंग को अपने से दूर सोचने के बारे में। तो तुरंत वांगजी का हाथ खींच के उसे कस के गले लगा लेते हैं विंग को। विंग भी देख सकता है कि इस समय नंजा उसे कितने प्यार से गले लगा रहे हैं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि कहीं वो उसे हर्ट ना कर दें। ऐसे विंग थोड़ा इनिशिएटिव लेता है और वांगी को किस करने लगता है। पहले तो ये किस बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को कि वो प्यार जताने वाली थी। धीरे धीरे से ये किसका वो एग्रेशन, इतने दिन से एक दूसरे से दूर रहने वाली तड़प उस प्यार उस हंगर में कन्वर्ट हो गई। फिर धीरे धीरे से ये दोनों ऐसे ही किस करते थे, अपने बेड तक पहुँचते हैं।
फिर एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे के कपड़े रिमूव करते हैं, एक दूसरे की बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। इस समय भी वांग जी को विंग पहले जैसे फर्स्ट टाइम में जो एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल वैसे ही एक्साइटमेंट लगती है। इन दोनों को पता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए साथ जो फील करते हैं वो कोई भी एक दूसरे को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के लिए ये प्योर लव बहुत ज़्यादा खास है। इस समय जिस तरीके से ये दोनों सो रहे हैं दिल से दिल मिलाकर एक दूसरे की धड़कन महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे हैं, इस प्यार को इस मोमेंट से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है, ये दोनों अच्छे से जानते हैं। अब दूसरी तरफ वहीं शूशे भी कुछ अलग सा महसूस कर रहे हैं। लान कुरैन ने उसे एक बार भी जब से वो यहाँ आए हैं वो अपने पास नहीं बुलाया है। वो अच्छे से जानता है कि अब वो लान कुरैन की गुड लिस्ट में आ गया है, तो लान कुरैन को उसे नहीं बुलाना, उसे शक करता है और वो तुरंत एक लेटर भेज देता है मिंग्याओ के पास। मिंग्याओ ये बताने के लिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इतना ही नहीं, उसने आज डोर पे जिस तरह से विंग को देखा था जो बिल्कुल हेल्दी था, उसमें कोई पहले की तरह वीकनेस या नेगेटिविटी नहीं थी, उसको इस चीज़ पे के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ये सुन के मिंग्याओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपने उस सीक्रेट डोर मतलब रूम में जाता है जहाँ पे उसने इन आयरन का एक पीस रखा हुआ है। हाँ, वो मिंग्याओ ही था जिसने ये ब्लैक स्पेल एक्टिव किया था अपने कुछ मतलब वर्ड्स चेंज करके या इस तालिस्मान में कुछ चेंजेस लाके। उसने जब वहाँ पे वेनक्लैन में वॉर हुई थी तो ये इन आयरन का छोटा सा टुकड़ा अपने पास संभाल के रख लिया था। उसे पता है कि वो इसे एक्टिव नहीं कर सकता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि क्यों वो आयुन के पास जा रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि आयुन भी एक प्योर ब्लड अल्फा है और वो आयुन के थ्रू इन आयरन को थोड़ा सा एक्टिव कर भी चुका था। आयरन का मतलब आयुन का या लान सुजोई का उसके पास भेजना एक बहुत बड़ी गलती रही है पूरे लैंड क्लैन की, क्योंकि जिस तरीके से मिंग्याओ ने आयुन का यूज़ करके उसी की मदर को हार्म करा, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, वो आयुन छोटा सा बच्चा दोनों तरीके से काम कर रहा है। वो एक तरफ अपनी मदर को सेव कर रहा है अपनी अंदर की पॉजिटिव पावर की वजह से, वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ उसे यूज़ करके विंग को धीरे धीरे इन आयरन से मतलब इन आयरन की यूज़ से मार रहा था। वो बेचारा आयरन नहीं जानता था। अब मिंग्याओ तुरंत इस आयरन को अपने कपड़ों में रख लेता है क्योंकि वो शादी वाले दिन फिर से इस आयरन अब अपने लास्ट चाल कर चलने वाला है। वो अब इस आयरन को यूज़ करके विंग को शादी वाले दिन मारना चाह रहा है। उसके दिमाग में यही है कि वो किसी तरीके से मौका मिलके वो दोबारा से इसे एक्टिव करेगा और विंग के ऊपर लास्ट लास्ट अटैक कर देगा। वो ये नहीं जानता है कि उसका सच ऑलमोस्ट सब जानते हैं। हाँ, मिंग्याओ अभी भी इसी धोखे में है कि लोग उसे के बारे में थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सब उसका पूरा सच जानते हैं। सब जानते हैं कि वो ही था जो शुरुआत से सब कुछ प्लान कर रहा था। अब शादी का दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है यूनबर्ग के लिए। वैसे तो यूनबर्ग के सारे राजकुमार और मतलब राजकुमारियों की शादी हो गई है, यानी जो सबसे बड़ी थी आज उनकी सबसे आखिरी में शादी हो रही है। उसका कारण ये था कि एकदम से नई हुसैन की शादी उन्हें करवानी पड़ गई थी मजबूरी में। वहीं विंग की एकदम उस लेटर के कारण उन्हें पनिशमेंट के थ्रू ले जाया गया, तो ना चाहते हुए भी यानी जो सबसे बड़ी थी उनकी शादी आज सबसे आखिरी में हो रही है। पूरा यूनबर्ग सजा हुआ है, पूरे यूनबर्ग के चारों तरफ फ्लावर्स की डेकोरेशन है, रेड कर्टेंस की डेकोरेशन है, बड़े बड़े सिल्क की कर्टेंस है जिनके पूरी एक एंट्रेंस बनाई गई है, लैंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी कैंडल स्टैंड हैं जो डेकोरेशन हुई है। एक तरीके से ये बहुत भव्य शादी है। उसका रीज़न ये है कि शायद मैडम यू और जैन फेमिना जितने भव्य तरीके से अपने दोनों बच्चों की शादी करना चाहते थे वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास समय नहीं था, लेकिन यानली के लिए उन्होंने पूरे से अच्छा समय लगा के, इतना ही नहीं अब वो काफ़ी टाइम से मिनिस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से इस शादी में को बहुत भव्य तरीके से करा जा रहा है। यानी अपने रूम में तैयार हो रही है, वहीं विंग भी वहीं पे उनके पास है और अपनी बहन को तैयार कर रहा है। तभी यानी तुरंत विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, आइन वैसे तो मैं बड़ी हूँ और ये बात तुम्हारी शादी में मुझे बोलनी चाहिए थी,
पर आज मैं तुमसे वो बात पूछी आई, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुमने शादी के बाद सबको ऐसा ही लगता है क्या? वीन हंसते हुए अपनी बहन को प्यार प्यार से उनके मतलब हाथ पे प्यार करता है, बोलता है सीजी सच कहूँ तो मैंने जब शादी करी थी या मैं यहाँ से गया था तो मेरे शादी में बिल्कुल भी कोई हैप्पीनेस वाली उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ थी जो मेरे मन में शुरुआत से थी, वो पॉजिटिविटी कि मेरे साथ जो भी होगा मैं उसे एक अच्छे तरीके से लूँगा। अब उसके अंदर जो पॉजिटिव होगा उसे ही याद रखूँगा, कुछ भी नेगेटिव अपने दिमाग में नहीं रखूँगा। और सच कहूँ दीजिए, मेरे ख्याल से सब शादियों की शुरुआत में ऐसा ही होता होगा, सब लोग घबराते होंगे। लेकिन आप भी मेरी तरह या अपने इन लॉज की या अपने हस्बैंड की पॉजिटिव्स को ही याद रखना, नेगेटिव्स को भूल जाना। जितना पॉजिटिव याद रखोगे उतना ही पॉजिटिव होता रहेगा। इनकी मुँह से इतनी बड़ी बात सुन के यानी को उस पर प्यार आ जाता है और प्यार से अपने भाई के माथे पे किस करती है, बोलती वाह तुम तो सचमुच में बहुत समझदार हो गए हो। ये मुझे लगता है कि लांगवांग जी का ही असर है तुम्हारे ऊपर। क्या सीजी आपने मेरी अच्छाई को भी लंजा को बोल दिया? हाँ वैसे असर तो लंजा का ही है, लेकिन ये मेरी ही सोच थी। लंजा ने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला। हंसते हुए पाउट करते हुए बोलता है, यानी अपने प्यारे से भाई को दोबारा से प्यार करती है, उसके सर पे एक पैट करती है। और ये दोनों भाई बहन इसी तरीके से यानी को तैयार हुए मतलब और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मैडम यू और जैन फैन में आ जाते हैं। वो विंग को बोलते हैं कि सब लोग उसका बाहर हॉल में वेट करें, उसे हॉल में जाना चाहिए अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के पास में। अब यानली को वही लोग हॉल में लेकर आएंगे। विंग भी वहाँ से हंसते हुए खुश होते हुए हॉल की तरफ चला जाता है। तभी जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अब ग्राउंड साइड के भी सब लोग हॉल में पहुँच चुके हैं। जब वो लोग आए थे तब विंग एंट्रेंस पे नहीं था, लेकिन अब जब वो हॉल में आता है तो फिर से पहले की तरह तैयार हुए सजे हुए विंग जब उस हॉल में एंट्री करता है तो सब लोग उसे देख रहे हैं। विंग जिसने अब इस बार अपने माथे पे वो फॉरहेड रिबन बांधा हुआ है जो उसकी क्वीन का निशानी है, उसे देख के आंजी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि जैसे ही लोग उसे देखते हैं अब उसे घूर के नहीं देख रहे हैं बल्कि उसे बो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक क्वीन एंट्री कर रही है, इस किंगडम की क्वीन एंट्री कर रही है हॉल में। और ये देख के आंजी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसी हॉल में आज से करीबन काफ़ी साल मतलब काफ़ी टाइम पहले जंचा के शादी में सब लोग विंग को जिस तरीके से घूर के और लस्ट भरी नज़रों से या एक तरीके से गंदी नज़रों से देख रहे थे, आज इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो विंग की तरफ देख सके। कैसे देख सकते हैं? वो किंग लांगमांग जी की क्वीन है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा की क्वीन है, ओमेगा है। वांगी को ये देख के मन में बहुत खुशी हुई है, क्योंकि वो इसी तरीके से हमेशा इमेजिन करते थे कि लोग विंग को रिस्पेक्ट दें, विंग की तरफ देखने की हिम्मत ना करें, विंग को देखते ही अपना सर झुका के उसका स्वागत करें। और आज वैसे ही हो रहा है विंग को भी इस तरीके से। वैसे विंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ हो रही है। जब भी विंग कहीं जाता था या मॉर्निंग कोर्ट में एंट्री करता था तो लोग इसी तरीके से उसका वेलकम करते थे। लेकिन आज अपने यूनबर्ग में इस तरीके से इसी जगह जहाँ पे सबसे पहले मतलब वो विंग से वांग जी से मिले थे, इसी हॉल में इस तरीके से वांग जी के ओमेगा बन के मतलब आना बहुत विंग को अंदर से खुशी देना। विंग जाते ही वांग जी के पास खड़े जाते, वांग जी सबके सामने विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं। वांग जी जो कभी किसी का टच बर्दाश्त नहीं करते थे, वो इस तरीके से विंग को मतलब हाथ पकड़ के खड़े हैं। ये देख के काफ़ी लोगों को मन में खुशी होती है, जिनमें से एक है हमारे रान शिचेन, दूसरी है वैंकिंग। ये दोनों रान शिचेन और वैंकिंग लांगवांग जी के बचपन के दोस्त हैं। एक भाई है, एक तरीके से एक एक्स वाइफ थी, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। ये बात सब कोई जानता है। वहीं बैंकिंग ने डिसाइड किया है कि वो अभी दोबारा से शादी या इन चीज़ों में नहीं हो रही, वो इस समय अपने भाई को मदद कर रही है उसके क्लैन को स्टेबल करने में, क्योंकि जितना भी वैन रोहान के टाइम पे उस क्लैन ने नुकसान सहा था, बैंकिंग और वैनिंग बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे स्टेबल करने के लिए। लोग भी इन दोनों भाई सिबलिंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ भी ये दोनों सिबलिंग जाते हैं लोग इन्हें बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी क्लैन के लिए, अपने क्लैन के लोगों के लिए, जिनके पास ये कभी रहे भी नहीं, रहे तो ये दोनों लैंड क्लैन में ही थे, उसके बावजूद उस क्लैन के लिए जितना ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्लैन भी उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ मोशानु यहाँ आज नहीं आ पाया है क्योंकि उसका टाइम था और वो इस समय मतलब उसे ट्रैवलिंग के लिए बैंकिंग ने मना किया है, तो इसी वजह से सिर्फ बैंकिंग यहाँ आई है, ना ही वैनिंग आया है और ना ही मोशानु आया है। लेकिन मोशानी को भी जैसे ही पता चला था कि विंग अब ठीक है, उसे भी काफ़ी खुशी हुई थी। अब यहाँ पे मतलब जेन यानली एंट्री कर रही है अपने मदर और फादर के साथ। वहीं पोर्टल पे जिन जुशान खड़े हुए हैं यानली को एक रेड हांफू में इतने सजे हुए आते हुए देख उनके मन में भी बड़ी खुशी हो रही है। यानली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बेटा है और जिन जुशान और वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं। जिन जुशान को यानली की सादगी, एक केयरिंग नेचर, हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, हमेशा हर सिचुएशन में चेहरे पे एक स्माइल रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज इन दोनों की शादी में मैडम यू भी बहुत खुश हैं। ये दोनों दोस्त अब रिश्तेदारी जो होने वाली है। वहीं इस मौके का फ़ायदा उठा के जब सब लोग बिजी हैं, सब अपने में खुश हैं, वहीं शूशे तुरंत मिंग्याओ के पास जाता है और बताता है मिंग्याओ जो खुद देख रहा है विंग के चेहरे पे दोबारा से रौनक को आते देखना, इस तरीके से वांगजी और विंग का सबके बीच में पहले की तरह क्वीन और किंग की तरह खड़े होकर देखना, उसको भी अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन वो भी थोड़ा शांत है, सही मौके की तलाश के लिए। वो थोड़ी देर बाद तुरंत मतलब जैसे उसे मौका मिलता है वो वांगजी के पास आता है। अब बोलता है क्या मैं आयुन को थोड़ी देर गोदी में ले सकता हूँ? कितने दिन हो गए मुझे आयुन से मिली हुई, मुझे भी कितनी याद आ रही है अपनी रानी शिजुई की। शिजुई को भी तो मेरी याद आ रही होगी। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए वो आयुन को गोदी में लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर वांगजी तुरंत मना कर देते हैं, नहीं रहने दीजिए। वो क्या है ना, आज तुम्हारा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे इकलौते भाई की आज शादी है, तुम्हारा सारा ध्यान तो वहाँ होना चाहिए। शिजुई का ध्यान मैं रख लूँगा। तो पर मैं इतने दिन से अपने आयुन को गोदी में नहीं लिया, आप मुझे थोड़ी देर के लिए लेने दीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस हॉल में ही से खिलाऊँगा। मतलब मिंजाओ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसे आयुन मिल जाए। लान शिचैन और लान वो इशारा करते हैं वांगजी को कि चलो दे दो, हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सब नज़र रखेंगे। और जैसे ही मिंग्याओ को शिजुई गोदी में मिलता है, मिंग्याओ वही चीज़ जो वो सोच के आया था, वो तुरंत प्यार से अपने कमर में लटके हुए उस पाउच से को टच करता है शिजुई के हाथ से। और इसके बाद एकदम से उसके पाउच में हल्की सी लाइट जलने लगती है। यहाँ पे हॉल में इस समय काफ़ी लाइट्स है, तो एकदम से उस मतलब उस पाउच की लाइट पे नज़र सबकी नहीं जाती। लेकिन हाँ, बादशाह शरण को इस चीज़ का आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। बादशाह शरण जो इस शादी में शामिल नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे ही वो वहाँ एंट्री करेंगे तो सब लोग शादी वादी छोड़ के बादशाह शरण को रिस्पेक्ट करने में, बादशाह शरण से मिलने में लग जाएंगे, क्योंकि बादशाह शरण बहुत बड़ा नाम है। वो एक इमोर्टल कल्टिवेटर हैं और सारी कल्टिवेशन वर्ल्ड में उनका नाम है, तो उनसे लोगों को मौका भी नहीं मिलता है दिखने का। तो जब अगर वो यहाँ होंगी तो सब उन्हीं को वो ज़्यादा भाव देने लगेंगे या उन्हीं पे सबका ध्यान चला जाएगा। इस मारे बादशाह शरण बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने रूम से एकदम से मेडिटेशन से उठती हैं और घबराते हुए दौड़ती हुई हॉल की तरफ जाने लगती हैं। उन्हें इस तरीके से जोर जोर से हॉल की तरफ आते हुए देख वहाँ खड़े सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एकदम से वहाँ पहले तो वो बादशाह शरण को वहाँ देख के शॉक्ड हो जाते हैं, फिर बादशाह शरण के चेहरे पे परेशानी देख के सब शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बो कर रहे हैं, उनके पास आगे आने पर बादशाह शरण हटाते हुए दौड़ते हुए वांगजी की तरफ जाती हैं और देखती हैं, बोलती है विंग कहाँ है? वांगजी जो अभी थोड़ी देर पहले विंग अपनी बहन के पास खड़ा था, देखते हैं तो विंग वहाँ नहीं है। सब लोग घबरा के इधर उधर विंग को देखने लगे, तो देखते हैं ना ही विंग है, ना ही शिजुई है और ना ही मिंग्याओ है। इतना ही नहीं, गेट के पास में लान शिचैन नीचे बेहोश पड़े हैं। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। तभी दौड़े मतलब नी मिंजे शिचैन के पास जाते हैं और उन्हें उनके सर अपनी गोदी में रखते हैं और बोलते हैं इसे क्या हुआ? इसके चेहरे पे ये हल्की सी काली काली सी लाइन कैसे आ रही है? ये क्या हुआ? इस समय शिचैन के चेहरे पे उनकी के आसपास ब्लैक नशे दिख रही हैं, जैसे उन पे किसी ने बहुत बुरा किसी नेगेटिव चीज़ से अटैक किया हो। एकदम से क्योंकि बादशाह शरण की एंट्री की वजह से इतनी हलचल हो गई थी कि किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं था।
बट इसी बावशेसन आगे आती हैं और वो तुरंत उसके हाथ पे सर रख के मैजिक उससे करते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा बावशेसन फ्लैशबैक भी देखते हैं शिचेन के थ्रू। जैसे ही बावशेसन ने एंट्री की थी, मिंगयाओ को पता चल गया था कि हाँ शायद उन्हें शक हो गया, और वो भी बावशेसन को देख के एकदम से शॉक्ड हो गया था और उसने तुरंत लैन शिजोई को लेके वहाँ से दौड़ने लगा। जैसे ही लैन शिजोई को जाते हुए देख के कि वो मिंगयाओ लेके कहीं बाहर जा रहा है शिचेन, और जिनका ध्यान पूरे टाइम शिजोई के ऊपर ही था, वो तुरंत भागे भागे उसकी तरफ जाते हैं। तो जैसे ही डोर के बाहर वो जाने लगता है तो लैन शिचेन तुरंत अपनी तलवार निकाल के उसकी गर्दन पे रख देते। कहाँ जा रहे हो मिंगयाओ, रुक जाओ। पर मिंगयाओ तुरंत उस काउच से निकले उस पर जोर से एक पावर वॉर करता है, जिससे तुरंत शिचेन नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और विंग जैसे ही आगे आता है तो एकदम से मिंगयाओ बोलते हैं, अगर तुमने थोड़ा सा भी यहाँ बदतमीजी करी तो मैं इसी समय तुम्हारे बच्चे की जान ले लूँगा। वो तलवार जो शिचेन के पास थी, उस तलवार को उठा के मतलब मिंगयाओ शिजोई की गर्दन पे रख देते हैं। मिंगयाओ बहुत डर जाता है अपने बच्चे की जान को देख के, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। जहाँ से मिंगयाओ से बोल रहा है उसे लेके जा रहा है। ये दोनों इस समय बिल्कुल लोटस पेड़ के पास पहुँच गए, उस लेक के पास में। मिंगयाओ हंसते हुए बोलते हैं, आज फाइनली मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सपना, मेरा पति और ये मेरा बच्चा। मिंग गुस्से में बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा नहीं, और मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना था। जो मेरा था वो मेरा ही मुझे मिल गया। मैंने जन्म से पहले ही, मैं और लंजा एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया? तुमने तो कभी लंजा को प्यार करा ही नहीं, तुम तो इस क्वीन के टाइटल को प्यार करते थे। तुम्हें पता है लंजा को क्या पसंद है? तुम्हें पता है लंजा को किस तरीके की चीज़ें पसंद है? नहीं, अगर तुम्हें पता होता तो तुम जीतकर पब्लिकली लंजा को बार बार चिपकते नहीं। तुम्हें सिर्फ मतलब है तो इस टाइटल से, तुम्हें ना ही लंजा से मतलब है और ना ही मेरे बच्चे से मतलब है। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। तुम्हें ये क्वीन का टाइटल चाहिए ना, ले लो, पर मेरे बच्चे को छुओ भी मत, उसे मुझे अभी वापस करो। एकदम से मिंगयाओ हंसते हुए बोलता है, हाँ इसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे सचमुच में तुम्हारे बच्चे से प्यार है? ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे किसी चीज़ से प्यार नहीं। मुझे प्यार है तो उस पावर से, उस रुतबे से जो मुझे ये क्वीन बन के मिल सकता था। पूरे बचपन से लेकर जवानी तक मैंने अपने बाप से और अपने ही क्लैन में इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा बेइज्जती सही है ना, और तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें क्या पता, एक नौकर के बच्चे होकर भी तुम्हें एक राजकुमार वाली वैल्यू मिली, और मुझे एक क्लैन लीडर की बच्चे होने के बाद भी नाजायज़ का टाइटल। फिर मुझे जब मेरी शादी नांग वांगजी से हुई थी, लगा था अब मैं वो सब रिस्पेक्ट लूँगा जो रिस्पेक्ट मेरी है। लेकिन क्या हुआ, तुमने मुझसे मेरी वो सपना, मेरी जीने की उम्मीद छीन ली। कोई मुझे बनना था। मैं पिछले 5 साल से इस सपने को देख रहा हूँ। मैंने क्या क्या नहीं सहा। उस लैंड क्लैन की बकवास से, लैंड क्लैन के घटिया रूल्स माने, लान वांगजी की वो रफनेस सही, पर क्वीन का टाइटल मुझे ना मिलके तुम्हें मिल गया, और तुम चाहते हो कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मिंगयाओ गुस्से में बोल करता है। तो एकदम से आगे आके अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि मिंगयाओ इस समय इतना गुस्से में है। उसने हाथ में तलवार रखी है। 1-1.5 साल का बच्चा है जो थोड़ा रो भी रहा है, पर मिंगयाओ को कोई फर्क नहीं पड़ना। थोड़ा आगे आके बोलता है, तो तुम मेरे बच्चे को क्यों लेना चाह रहे हो? इसने क्या किया? ये तो मेरा बच्चा है ना, मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। जो बेचारा डर रहा है कि कहीं मिंगयाओ उसका कुछ ना करे, वो बार बार बोल रहा है, इसे कैसे दे दूँ? तुम्हें क्या लगता है ये इन आयरन जो मेरे तुम्हारे मैंने अभी जो शिचेन पे वार किया है, वो कैसे किया है? इस इन आयरन की वजह से किया है, और इसे तो एक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड अल्फा कर सकता है। और शिचेन शिजोई मेरा वो हथियार है। अब मैं शिजोई को अपना बेटे की तरह पालूंगा, बिल्कुल अपना बना लूँगा, और फिर इसके थ्रू मैं इस आयरन की पावर को कंट्रोल करूँगा और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करूँगा। मिंगयाओ अब पागलों की तरह हंसते हुए ये बात बोलता है। पिंग जो डर रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं उसके बच्चे के साथ ये क्या ना कर दे, क्योंकि इन आयरन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर वाला है, और अभी बेचारा शिजोई बहुत छोटा है। आयरन
शायद नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन वो एक छोटा सा तालिस्मान की पावर को ही तो कर सकता है। इतने बड़े इन आयरन को वो बेचारा छोटा सा बच्चा कैसे करेगा। विंग भी एक माँ का जो दिल है बेचारा घबराते हुए बोलता है, देखो मिंजाओ, इस बच्चे को बहुत छोटा है, तुम इस तरीके से इसके साथ नहीं कर सकते, मुझे मेरा बच्चा दे दो मिंजाओ। तुम्हें जो गुस्सा है, नाराज़गी है, वो मुझसे है ना, तुम जैसा कहोगे मैं कहूँगी। तुम चाहते हो मुझे मारना? विंग तुरंत और अपनी सेवियां जो उसकी पास थी उसे एकदम से निकालता है और खुद की गर्दन पे खुद रख लेता है। मैं खुद को खुद ही मार लूँगा, बस तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करो। इसे इस नेगेटिव इन आयरन से दूर रखो, वो छोटा है, तुम्हें क्या पता उसकी नेगेटिविटी में कैसा लगता है। मुझे तो एक छोटे से ब्लैक स्पेल ने इतना परेशान कर दिया, अंदर से इतना ज़्यादा मुझे दर्द दिया है। मेरे छोटे से बच्चे को तुम इतनी नेगेटिव चीज़ के पास कैसे ले जा सकते हो? तुम भी तो इसे प्यार करते हो ना मियाँ, तुमने भी तो इसको कितना ध्यान रखा है। क्या तुम्हें जरा सा भी इस बच्चे के बारे में सोच के तरस नहीं आ रहा? मीन रोते हुए चीखते हुए अपनी तलवार को अपनी गर्दन पे रखिए, बड़े कोशिश कर रहा है हाँ मिंजाओ को मनाने की, लेकिन मिंजाओ बड़े गुस्से हंसते हुए बोलता है, प्यार? मैं इसे कैसे प्यार कर सकता था? इसे देखते ही मुझे तुम्हारी और लंगवांग जी की याद आती थी, तुम दोनों के प्यार की याद आती थी। उस प्यार को याद करके मैं इसे प्यार करूँगा? तुम्हें भी बाकी दुनिया की तरह यही लगा? मैंने कभी इसे प्यार नहीं किया था, ये तो मेरा हथियार है इस इन आयरन को एक्टिव करने का, इससे ज़्यादा ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मिंजाओ फिर गुस्से में बोलता है, अरे विंग जो रो रहा है अपने गले पे तलवार रखे हुए है। मिंजाओ को विंग को इस तरह रोते हुए जी तड़पते हुए देख के मिंजाओ को अंदर से बड़ी खुशी मिल रही है। मिंजाओ अपनी खुशी में ये ध्यान भी नहीं देता कि कब धीरे 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 करके सारे लोग जो हॉल में थे अब उसकी और विंग की सारी बातें सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, बादशाह शरण भी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी अपनी बेचैन को कस कर पड़ा हुआ है, लेकिन बादशाह शरण ने उसका हाथ पकड़ के रोका हुआ है, क्योंकि बादशाह शरण को डर है कि कहीं मिंजाओ अपने पागलपन में इस इन आयरन के पास जो उसके पास है उसके चक्कर में कहीं मतलब शिजोई को हर्ट ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ विंग अब रोते रोते अब घुटनों के बल बैठ गया है। मिंजाओ बोलता है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी एक बात मैं मान सकता हूँ, तुम खुद से ही खुद को मान लो, मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूँ तुम जैसे इंसान को मारने के लिए। चलो अपनी गर्दन से को काट दो। अपनी एकदम नॉर्मली इतने आराम से मिंजाओ बोलता है जैसे कोई दुखी नहीं हो रहा विंग के मरने से। उसे विंग भी रोते हुए हल्के से अपनी तलवार को और ज़्यादा अपनी गर्दन की तरफ रखता है। धीरे से उसकी गर्दन में खून भी निकलने लग गया है। अब विंग रोते हुए कह, ठीक है मैं मार रहा हूँ, पर प्लीज़ मेरे बच्चे आयरन को प्लीज़ मेरे बच्चे आयरन को के साथ गलत मत करो, उसे उस इन आयरन से दूर कर दो, उसे छोड़ा नीचे छोड़ दो। वो इतनी नेगेटिविटी नहीं झेल पाएगा, वो छोटा बच्चा है। विंग रो रहा है और उसकी कलेटन से खून टपक के उसकी उस मतलब हाथों में कोने में रखी हुई उसकी उस बांसुरी के ऊपर गिरता है। विंग जो ये जानता है कि ये बांसुरी उसकी मदर फादर ने दी है, वो ये जानता है कि इस बांसुरी उसके मदर फादर की आखिरी निशानी है, पर वो ये नहीं जानता ये बांसुरी बहुत पावरफुल है। और विंग के उस बांसुरी मतलब ब्लड का उस बांसुरी पे गिरते ही उस बांसुरी में एक अजीब सी पावर जनरेट होने लगती है। विंग जो समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है, पर उसे एक अजीब सी पावर, एक अजीब सी एनर्जी उसके अंदर महसूस होने लगती है। और ये देखिए बादशाह शरण तुरंत शिव वांग जी को और बाकी सबको इशारा करती है कि चलो आगे की तरफ चलो और जल्दी से मिंजाओ की तरफ अटैक कर दो। और जैसे ही बादशाह शरण इशारा करती है दौड़ के लान वांग जी, नी मिंजे और बाकी जनचा सब दौड़ की तरफ मिंजाओ की तरफ जाते हैं। मिंजाओ उन्हें तुरंत वहाँ देख के तो उसका ध्यान बढ़ता है और उसके हाथ में जो तलवार थी वो लान को शिजैन की मतलब लान शिजोई से हटा के आयरन से हटा के वो दूसरी तरफ करता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है विंग तुरंत अपने बच्चे को अपने पास खींच लेता है। ये देख के मिंजाओ बिल्कुल टाइम नहीं लगाता और वो इन आयरन से अटैक करता है विंग की तरफ। वो ये भी नहीं देखता कि विंग के पास अभी मतलब शिजोई है, वो बस अटैक कर देता है ये सोच के कि अगर वो मर भी जाए तो कम से कम विंग को तो वो मार के ही मरेगा। अपने गुस्से में और अपनी जलन में वो इसी तरह से अटैक कर देता, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता उस बांसुरी की पावर से एकदम से विंग और शिजोई के आगे एक बड़ी सी रेड रंग की शील्ड बन जाती है। और उसके इन आयरन की पावर जो मिंजाओ ने फेंकी थी विंग की तरफ वो
उसी के ऊपर आ जाती और एकदम से मिंग्याओ अब के अंदर एक बहुत ब्लैक कलर का धुआं सा एंटर करता है, जिससे मिंग्याओ की चीख निकल जाती। इस धुएं से मिंग्याओ ने अब तक जितना भी लोगों को पेन किया है, जितना भी वो सारे बच्चे जिनके पैदा होने से पहले ही उसने उन्हें मतलब वेंकिंग और मोशानु और दूसरे को जो दवाइयाँ दी थी जिनसे वो बच्चों की सोल पैदा होने से पहले वाली वो सोल उसे हर्ट करने लगती है, उसे अंदर से पेन पहुँचाने लगती है, उसे अपनी नसों को फटते हुए उसकी हड्डियाँ टूटते हुए का पेन महसूस होता है और उसकी चीख निकले। इस दृश्य को देख के सब लोग शॉक टाइम तभी मिंग्याओ अपने घुटने पे बैठ जाता है और उसके मुंह से कानों से नाक से चारों से तरफ से खून आने लगता है। तभी लंगवांग जो गुस्से में अपनी दवा लेकर उसकी गर्दन की तरफ आता है और बोलता है, तुमने अपने मुंह से कबूल किया कि तुमने ही मेरे विंग को साथ किया है। तुमने इस इन आयरन को सबके छुपा के इस एक्टिव करके पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को खतरे में डालने की कोशिश करी है। तुम्हें इसके लिए मौत की सज़ा मिलेगी। इससे पहले वांग जी उसे उसके गर्दन को काटता मिंग्याओ खुद ही ज़मीन की तरफ गिर जाता है और उसकी आंखें खुली रहती है। वो पावर जो उसने विंग को मारने के लिए फेंकी थी वो खुद ही उसको पावर ने उसे मार दिया। ये देखिए वहाँ खड़े सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, विंग भी शॉक्ड हो जाता है कि इस तरीके से मतलब मिंग्याओ मरा। तभी बादशाह आगे आती है और विंग और सबको बताती है कि ये उसकी मदर की प्यार और पावर थी। उसकी मदर और फादर इसकी पावर जो इस बांसुरी में थी वो हमेशा से विंग को सेव करती थी और उसी की वजह से आज विंग और उसका बच्चा बच पाया है। लंगवांग तुरंत दौड़ के विंग को और अपने आयरन को गले लगा लेता है। ये घुटनों के बल बैठे हुए विंग अपने बेबी को गले लगा के रो रहा है। वांग जी भी ऐसे घुटनों में बल लगा के लोगों ने लगाया। सब लोग ये देख के भावुक हो जाते हैं और वापस हॉल की तरफ चले जाते हैं। आज मिंग्याओ को मरे हुए करीबन 1 साल हो गया है। इस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। सबसे पहले तो इन आयरन को अब हमेशा के लिए बाओशान अपने साथ ले गई हैं। दूसरा, अब विंग और वांग जी को छोटा सा शिजोई अपने पैरों पे चलने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा तुतलाने भी लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा लैंड क्लैन बहुत खुश है। उसका रीज़न ये है कि मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अब दूसरे मतलब हमारे बेबी आने वाले हैं लान वांग जी और विंग के, तो उसकी भी एक्साइटमेंट है। पिछले आज इस 1 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। 1 साल में किंग लंगवांग जी जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, किसी के सामने अपनी कोई फीलिंग शेयर नहीं करते थे, वो खुले आम सबके बीच में अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वो तो विंग को भी कहीं भी हक कर लेते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, जिन्हें देख के काफ़ी लोग खुश भी होते हैं। किंग लंगवांग जी जिन्हें हार्ट अल्फ़ा का टाइटल मिला था, अब उन्हें लोग एक बहुत प्यारे फादर और हस्बैंड की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग भी अब काफ़ी मैच्योरली बिहेव करने लगे हैं। उनकी वो शरारतें अभी भी चलती रहती हैं, लेकिन अपने बच्चों की मतलब लान शिजोई उनसे कम शरारत करते हैं। जब वो ये देखते हैं तो उन्हें मन में आता है कि क्या उनका बच्चा इतना शरीफ हो सकता है, थोड़ा सा तो शरारती होना चाहिए था, इसलिए वो हल्की बहुत शरारत कम करते हैं। वहीं लान कुरैन बहुत खुश हैं अपनी इस छोटी सी फैमिली को इन सबको एक साथ देख के। वहीं नीमंजो ने और लान मतलब लान शिचैन ने उस जिंगी को गोद ले लिया है। हाँ, जिंगी को, उतने बड़े बच्चे को उन्होंने गोद लेने का डिसाइड किया। उसका रीज़न क्या है कि नीमंजो छोटे बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं, उन्हें डर उलान शिजोई को देख के उलान शिजोई को ही देख के कभी कभी इतना डर जाते हैं। और वैसे भी जितनी बुरी तरह से उन्हें चोट लगी थी और उनके उन्होंने हब्स खाई हैं, उसकी वजह से शायद वो दोबारा कंसीव करना ना पाएँ, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उन्होंने लान जिंगी को गोद ले लिया। जिंगी जिस तरीके से इस लैंड क्लैन में है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है और लान जिंगी भी बहुत खुश है इस डिसीजन के बाद। विंग जो इस समय अपने मतलब गार्डन में बैठे हुए हैं, उनके रैबिट उनके आसपास घूम रहे हैं। इस समय उन्हें प्रॉपर उनका बड़ा सा टमी है। वो काफ़ी खुश हैं कि इस बार की प्रेगनेंसी में उनके हस्बैंड उनके साथ थे, बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी टी को। उनके बनी उनके आसपास खेल रहे हैं। सिजोई भी बनी के पास है। वहीं वांग जी वहाँ एंट्री करते हैं और विंग के पास बैठ जाते हैं। पहले वो विंग के माथे पे किस करते हैं, फिर बड़े प्यार से उनके पास बैठ विंग भी अपना सर उनके कंधे पे रखते हैं और सामने अपनी बच्ची और बनी को खेलते हुए देखते हैं और बोलते हैं,
लंजा। मैं सचमुच में उस भगवान को और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो लोगों ने मुझे ऊपर से इतना प्यारा हस्बैंड या अल्फा से मिलवाया। थैंक यू लंजा मेरी लाइफ में आने के लिए। वांग जी तुरंत विंग के आते हुए किस करते बोलते हैं थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तुमसे मिलके मैंने अपनी लाइफ को जीना सीखा। वो बचपन जो शायद मैं कहीं घूम कर गया था, वो फीलिंग्स और इमोशंस जो शायद मेरे अंदर हमेशा से थे और मुझे कैसे सबके सामने एक्सप्रेस करनी है या उनको फील करना है, मैं भूल गया था। तुम्हारे आने के बाद मुझे वो फील हुआ। थैंक यू। इस प्यारे से नोट पे इसे हम ये फैन फिक्शन यहीं रोकते हैं। आई होप गाइस आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगे एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे फैन फिक्शन के साथ अब तक बने रहने के लिए। थैंक यू।